हाय स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जिसका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचार। भारतीय राजनीतिक विचार बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है और इसका पहला पार्ट है मनु, जिसे भारतीय राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रणेता माना जाता है, प्रथम जनक माना जाता है। राजनीति विज्ञान में जिसने प्रथम बार अपने सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है वह है मनु। इसकी उत्पत्ति कुछ विचारकों के द्वारा या कुछ महान विचारकों के द्वारा ब्रह्मा द्वारा माना जाता है। इसे ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। मनु ही वह विचारक था जिसने सृष्टि के बारे में, सृष्टि की व्यवस्थाओं के बारे में उसने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में, जो कि इसका सबसे प्रथम ग्रंथ था भारतीय विचार का, जिसमें उसने अपने श्लोकों की रचना की, 2694 श्लोक उसने प्रतिपादित किए, जिसमें संपूर्ण राज्य व्यवस्था के बारे में उसने बताया, संपूर्ण राज्य व्यवस्था के बारे में बताया, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया, सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया, शाड्य गुण नीति के बारे में बताया, वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में बताया, आश्रम व्यवस्थाओं के बारे में बताया, दंड व्यवस्था के बारे में बताया, राज्य के कार्य क्षेत्रों के बारे में अलग अलग प्रकार से उसने अपना वर्णन अपनी मनुस्मृति में रखा, जिसके अंतर उसने 12 अध्याय प्रतिपादित किए। 12 अध्यायों में उसने अपना वर्णन प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर उसने उत्पत्ति से लेकर, न्याय व्यवस्था से लेकर, दंड व्यवस्था से लेकर, राज्य व्यवस्था से लेकर, कर व्यवस्था से लेकर, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लेकर, मंत्रियों की संख्याओं के बारे में, ये सभी बातों का वर्णन उसने अपने 12 अध्यायों में किया। अब बात आती है कि मनुस्मृति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कि कुछ विद्वान तो इसे 150 ईस्वी पूर्व मानते हैं, कुछ विद्वान इसे 1500 से 1800 ईस्वी के मध्य मानते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मनुस्मृति के बारे में प्रमुख तत्व या प्रमुख ग्रंथ स्पष्ट नहीं है कि इसकी उत्पत्ति या इसकी रचना मनु के द्वारा कब की गई थी, जिसमें महान वेता विनय कुमार सरकार ने यह कहा कि मनुस्मृति को 150 ईसा पूर्व लिखा गया था, जिसमें मनुस्मृति ने अपने विचारों को प्रतिपादित किया था। अब बात आती है कि राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति में मनुस्मृति में देवीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसने कहा था कि वायु, यम, अग्नि, जल, थल, इन सभी के कारण इस मनुस्मृति यानी मनुस्मृति की रचना की गई थी। अब बात आती है कि राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में यह कहा गया था कि जब सृष्टि पर हाहाकार मचा, अत्याचार बढ़ा, अत्याचार को रोकने के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए मनुस्मृति में यह कहा गया कि ईश्वर ने, भगवान ने राज्य को बनाए, अर्थात राजा को पृथ्वी पर भेजा लोगों की, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए। अब बात आती है कि मनु का सप्तांग सिद्धांत, जो मनु के जिस प्रकार राज्य के 7 अंग काम करते हैं, राज्य के 7 अंग क्या क्या है। पहला है स्वामी। स्वामी का तो होता है राजा, कि किस प्रकार से राजा अपने राज्य का संचालन करे, राज्य के बारे में, राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में, प्रजा को या प्रजा की देखरेख के बारे में वह स्वामी का दायित्व रहता है। राजा का यह दायित्व रहता कि वह राज्य का प्रमुख अंग माना गया है। फिर मंत्री। मंत्रियों के बारे में यह कहा गया कि राज्य के मंत्री आवश्यक तत्व होते हैं, उनके द्वारा ही राज्य का संचालन किया जा सकता है, क्योंकि अकेला राजा संपूर्ण राज्य का संचालन नहीं कर सकता है, इसलिए मंत्रियों का होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से मनुस्मृति में मंत्रियों की संख्या 7 या 8 बताई गई है। अलग अलग विचारकों के द्वारा इनकी संख्या अलग अलग निर्धारित की गई है, लेकिन मंत्रियों की संख्या मनुस्मृति में 7 या 8 बताई गई है। इससे ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। फिर पुर का संबंध उसने एक सुरक्षित राजधानी क्षेत्र से बताया था, कार्य क्षेत्र से बताया था। राज्य का तात्पर्य मनुस्मृति में यह बताया गया कि एक निश्चित सीमा हो, जिसका निश्चित सीमांकन हो तथा पूरे वह सुरक्षित हो, वह राज्य बताया गया। फिर कोश बताया। मनुस्मृति में कोश यह बताया गया कि
राज्य की विपरीत परिस्थितियों में अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूखमरी फैल जाए, उसे राजा का यह दायित्व है कि वह कोष की व्यवस्था करे, यह प्रमुख अंग माना गया है। फिर है दंड। दंड से तात्पर्य यहाँ सेना से है, बाह्य आक्रमणों से या राज्य की सुरक्षा के लिए दंड होना आवश्यक, अर्थात सेना का होना आवश्यक है। फिर है मित्र। मित्र से तात्पर्य है, मनुस्मृति में यह कहा गया है कि राजा को अपनी विपरीत परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में सहायता के लिए अच्छे मित्र रखने चाहिए, अच्छे मित्रों का उसे दायित्व या निर्वहन रखना चाहिए, जिससे उसकी विपरीत परिस्थितियों में या कठिन समय में वे मित्र उसकी सहायता कर सके। अब बात करते हैं हम कि मनु के द्वारा वर्ण व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया था। वर्ण व्यवस्था में मनुस्मृति में यह कहा गया कि 4 वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इन चारों वर्णों के अलग अलग कार्य थे। उस समय वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था मानी गई थी। इन चारों के अलग अलग कार्य थे। ब्राह्मण का कार्य था कि वह ब्राह्मण का कार्य था कि वह ज्ञानोर्जन करवाएगा, यज्ञ करवाएगा, पाठ पूजा करवाएगा तथा धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम करवाएगा। फिर आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का तात्पर्य था कि वह प्रजा की रक्षा करेगा, प्रजा के रक्षा संबंधी कार्य क्षत्रिय को सौंपे गए थे। वैश्य का कार्य व्यापार संबंधी कार्य दिए गए थे तथा शूद्र का कार्य था इन सभी की सेवा करना तथा सेवा भाव कार्य सौंपा गया था। यह उस समय की वर्ण व्यवस्था थी। इसके बाद आती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में मनुस्मृति में कहा गया कि 4 आश्रम बताए गए थे। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों को मनुस्मृति में 25-25 वर्ष से डिवाइडेशन किया गया था, क्योंकि उस समय मनुस्मृति में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो मनुस्मृति में कहा गया कि 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसके बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, फिर वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करेगा। शुरू में 25 वर्ष वह गुरु के पास रहकर यानी आश्रम में रहकर वह अपना ज्ञानोर्जन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। उसके बाद में वह गृहस्थ आश्रम में आ जाएगा। गृहस्थ आश्रम में उसका विवाह संस्कार किया जाएगा, उसका विवाह किया जाएगा। अपने कुल की वृद्धि के लिए वह संतान उत्पत्ति करेगा और संतान उत्पत्ति करने के बाद में जब वह 50 साल का हो जाएगा तो वह संन्यास आश्रम में चला जाएगा। संन्यास आश्रम में जाने के लिए वह स्वाध्याय करेगा, अध्ययन करेगा तथा अध्ययन करता हुआ वह फिर लास्ट में अपने 25 साल यानी 75 से 100 साल की अवस्था में वह संन्यास अर्थात भगवान में लीन हो जाएगा। इस प्रकार से उसने मनुस्मृति में चारों आश्रमों की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। नेक्स्ट बात जो बताई गई मनुस्मृति में राज्य का कार्य क्षेत्र बताया गया कि राजा का कार्य क्या क्या है, राजा क्या कर सकता है, राजा का कार्य क्षेत्र किस प्रकार से होता है। तो राजा का जो कार्य क्षेत्र होता है वह है, राजा जी ने ये कहा कि पहला कार्य राजा का प्रजा का रक्षण होता है, कि राजा का यह दायित्व होता है कि वह अपनी प्रजा का रक्षा करे, अपनी प्रजा को ठीक तरीके से पालन पोषण करे तथा उनकी रक्षा के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाए। दूसरी बात मनुस्मृति में कहा गया कार्य क्षेत्र में कि लोक कल्याण की भावना का काम करे। लोक कल्याण से तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों का सुख सुविधाओं का राजा के द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी प्रजा दुखी नहीं हो। समय समय पर औषधालय की, शिक्षालय की, बहुत ही सुख सुविधाओं की यह सब व्यवस्था राजा के द्वारा की जाए। दूसरी बात रोजगार की व्यवस्थाओं का निर्वहन किया जाए, रोजगार की व्यवस्था की जाए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से संचालन किया जाए, न्याय व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित किया जाए। ये सभी बातें मनुस्मृति में कही गई, मनुस्मृति में बताया गया। नेक्स्ट बात जो बताई गई दंड व्यवस्था के बारे में बताया गया। दंड व्यवस्था के बारे में यह कहा गया मनुस्मृति के द्वारा में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को दंड देने से पहले व्यक्ति को यह सोच लेना चाहिए, यह
राजा को यह सोच लेना चाहिए किसी भी गलत व्यक्ति को दंड ना मिले, यानी सजा नहीं मिले। अगर गलत व्यक्ति को दंड मिलता है तो यह राजा के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए दंड व्यवस्था में यह कहा गया है कि पूरी जांच व्यवस्था प्रतिपादित करके ही दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार का उसने कार्य किया है वैसा ही उस व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की दंड व्यवस्था को प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट बात यह कही गई, मनुस्मृति में यह कहा गया कि मनुस्मृति का देवी सिद्धांत यह बताता है कि देवी सिद्धांत पर आधारित यह पुस्तक लिखी गई थी जिसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, अर्थव्यवस्थाओं के बारे में, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, शाड्य गुण नीति के बारे में, ये सब बातें मनुस्मृति में लिखी गई थी, जो 2694 श्लोक और 12 अध्यायों में इसका वर्णन किया गया था। एक बात और है, मनुस्मृति के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह ग्रंथ बहुत प्राचीन तौर पे तथा प्राचीन ग्रंथ के तौर पे लिखा गया था, जिसमें अनेक बातें लिखी गई थी, लेकिन यहाँ के जो भारतीय शोधकर्ताओं ने उनमें प्रमुख बातों का ही इसमें समावेश किया गया था, कुछ बातों का ही समावेश किया गया था, तथा वे बातें आज के परिदृश्य में सटीक तो नहीं लेकिन बहुत सही गुजर रही हैं। नेक्स्ट बात, उसने शिक्षा पर भी, मनुस्मृति ने शिक्षा पर भी जोर दिया था। नारी शिक्षा पर भी उसने कहा था कि पुरुष और स्त्री को समान दृष्टि से देना चाहिए तथा स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए तथा पुरुषों को भी उनके समान ही देखना चाहिए। ये सब बातें मनुस्मृति में कहा गया था तथा कुछ श्लोकों के माध्यम से इसमें समझाया गया था। मनुस्मृति के बारे में, शाड्य गुण नीति के बारे में यह कहा गया था, संधि है, विग्रह है, यान है, आसन है, दैती भाव है, इन सभी का वर्णन किया गया था कि संधि किस समय करनी चाहिए, किस समय राजा को अगर बाह्य आक्रमण हो रहा है, अगर वह आक्रमण करने के लिए सक्षम नहीं है, तो शाड्य गुण नीति में अर्थात 6 गुणों वाली नीति में यह कहा गया कि उस समय अगर बलवान राजा है तो उसे संधि कर लेनी चाहिए। संधि करने में ही अच्छी बात है, नहीं तो वह राज्य पर अधिकार कर लेगा। दूसरी बात यह कही गई शाड्य गुण नीति में, अगर एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता है तो उस राजा को अपने मित्र राज्य से, यानी अपने मित्र राजा से सहायता मांगनी चाहिए। अगर वह निर्बल है, वह सक्षम नहीं है युद्ध करने के लिए, तो दूसरे राजा से उसे अपनी सहायता मांगनी चाहिए। वह उस शक्तिशाली राजा का यह कर्तव्य है कि अपने मित्र राज्य का अर्थात मित्र राजा का सहयोग करे तथा सहायता प्राप्त करे। नेक्स्ट बात यह है, दुर्ग व्यवस्थाएं थी। दुर्गों में यह था कि दुर्ग इस प्रकार से बनाए जाए, राज्य के दुर्ग इस प्रकार से बनाए जाए जिससे राज्य की अर्थात राजा की सुरक्षा हो सके तथा राज्य सुरक्षित रह सके। ये सब बातें शाड्य गुण नीति में कही गई थी। नेक्स्ट पर मंत्री परिषद का वर्णन किया गया, जो मैं पहले बता चुका हूं कि मंत्री परिषद में मनुस्मृति में यह कहा गया कि 7 या 8 मंत्री बनाए जाने चाहिए। उनको अलग अलग विभाग राजा के द्वारा बांटा जाना चाहिए जिससे वे अपने कार्यों का निर्वहन करें। दूसरी बात, उन मंत्रियों पर निगाह राजा के द्वारा की जानी चाहिए जिससे कि वे सही कार्य कर रहे हैं या सही कार्य नहीं कर रहे हैं। यह राजा का दायित्व है कि वह अपने मंत्रियों को सही तरीके से कार्य करने के लिए प्रस्तुत करे तथा उन विभागों की जांच करें। इस प्रकार से मनुस्मृति में यह पूरी बातें बताई गई हैं, पूरी बातों का वर्णन किया गया है। That's all clear?